जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा प्लेटफॉर्म में। तो कैसे आप सभी, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास का अपना पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है। पहला प्रश्न क्या है दोस्त? निम्नलिखित में से कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है। तो सभी साथी अच्छे से याद करते चलिएगा। और आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है, और इसका सही आंसर क्या होगा? उषा। क्या होगा दोस्त? उषा। उषा जो कविता है किसने लिखा है? शमशेर बहादुर सिंह ने। किसने लिखा है? शमशेर बहादुर सिंह ने। अगर इनकी जन्म की बात किया जाए तो जन्म याद रखिएगा 13 जनवरी 1911 में। कब हुआ था शमशेर बहादुर सिंह की जन्म? 13 जनवरी 1911 में। और अगर आपसे निधन पूछे तो याद रखिएगा 12 मई 1993 में। कब? 12 मई 1993 में। तो आपका 1 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है शमशेर बहादुर सिंह का निधन कब हुआ था। अगला प्रश्न क्या? शमशेर बहादुर सिंह का निधन कब हुआ था। अभी अभी आप लोगों को बताएं कि शमशेर बहादुर सिंह का निधन कब हुआ? 12 मई 1993 में। कब हुआ? 12 मई 1993 में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है हार जीत कौन समास है। क्या है अगला प्रश्न? हार जीत कौन समास है। तो सभी साथी याद रखिएगा, जब भी आपको समास में पेयर वर्ड मिले यानी जोड़ा मिले और लगभग जोड़ा, दोनों शब्द अपोजिट मिलते हैं। क्या मिलते हैं? अपोजिट वाला मिलते हैं। तो अगर पेयर रहेगा तो उनको कौन सा समास बोला जाता है? द्वंद्व समास बोला जाता है। कौन सा समास? द्वंद्व। यानी हार जीत कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा समास? द्वंद्व समास। तो आपका 3 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है सुखमय जीवन कहानी का प्रकाशन वर्ष है। क्या है प्रश्न? सुखमय जीवन कहानी का प्रकाशन वर्ष है। तो सभी दोस्त सही से याद रखिएगा, सुखमय जीवन कहानी का प्रकाशन वर्ष जो है वह सन 1911 में हुआ। सन 1911 में हुआ। कब हुआ? सन 1911 में। अगर पूछ लिया जाए कि सुखमय जीवन का लेखक कौन है, क्या प्रश्न पूछ सकता है कि सुखमय जीवन का लेखक कौन है, तो सभी साथी अच्छे से याद रखिएगा, सुखमय जीवन का जो लेखक वह चंद्र शर्मा गुलेरी जी है। कौन है दोस्त? चंद्र शर्मा गुलेरी जी। तो आपका 4 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है कि चांद का मुंह टेढ़ा है। क्या अगला प्रश्न? चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह के लेखक कौन है। तो सभी साथी अच्छे से याद रखिएगा, चांद का मुंह टेढ़ा जो है कविता संग्रह किनकी है? गजानन माधव मुक्ति बोध की। किनकी है? गजानन माधव मुक्ति बोध की। तो आपका 5 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है कि मुक्ति बोध का निधन कब हुआ। अगला प्रश्न क्या? मुक्ति बोध का निधन कब हुआ। तो अच्छे से याद रखिएगा कि मुक्ति बोध का जो निधन है वो 11 सितंबर 1964 को हुआ। कब हुआ? 11 सितंबर 1964 को। तो आपका 6 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है। तो सभी साथी अच्छे से याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना वह उर्वशी है। कौन है दोस्त? उर्वशी। कौन है? उर्वशी। और ये भी याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर को जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए मिला था 1972 में। किन के लिए मिला था? उर्वशी के लिए ही मिला था। कब मिला था? 1972 में। और कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। यानी रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए सन 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ये भी अच्छे से याद रखिएगा। और आपका 7 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। ये भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछ चुके हैं, तो आप लोग इन्हें भी बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 में हुई। कब हुई? 1924 में। तो आपका 8 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है। यानी जयप्रकाश नारायण जी जो है उनको जनता किस नाम से याद करती है। तो सभी दोस्त अच्छे से याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण को जो है वो
लोकनायक के नाम से याद करते हैं। किस नाम से? लोकनायक के नाम से। अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए कि जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ, तो सभी दोस्त अच्छे से याद रखिएगा 11 अक्टूबर 1902 में। यानी जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ? 11 अक्टूबर 1902 में। कब हुआ? 11 अक्टूबर 1902 में। अगर पूछ लिया जाए कि जयप्रकाश नारायण जी का निधन कब हुआ, तो याद रखिएगा 8 अक्टूबर 1979 में। 8 अक्टूबर 1979 में। कब? 8 अक्टूबर 1979 में। तो आपका 9 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है कि हजारा सिंह किस कहानी का पात्र है? क्या अगला प्रश्न? हजारा सिंह किस कहानी का पात्र है? तो सभी दोस्त अच्छे से याद रखिएगा, हजारा सिंह जो वो उसने कहा था कहानी का पात्र है। किस कहानी का? उसने कहा था कहानी का पात्र है। हजारा सिंह के अलावा ये सभी पूछ सकता है, लैला सिंह, सूबेदारनी, कीरा सिंह, वजीरा सिंह। तो ये सब भी जितना सिंह है ये सब भी किस में आ जाएगा? उसने कहा था कहानी में। किस में? उसने कहा था कहानी में। यानी सबका जिक्र किस कहानी में किया गया? उसने कहा था कहानी में। तो आपका 10 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है कविता के नए प्रतिमान। अगला प्रश्न क्या है दोस्त? कविता के नए प्रतिमान के रचयिता निम्न में से कौन है? अगला प्रश्न क्या है? कविता के नए प्रतिमान के रचयिता निम्न में से कौन है? तो अच्छे से याद रखिएगा, इनके रचयिता जो वो नामवर सिंह है। कौन है दोस्त? नामवर सिंह। और ये भी याद रखिएगा कि नए कविता के नए प्रतिमान के लिए नामवर सिंह को सन 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। कब? सन 1971 में। किन के लिए? कविता के एक नए प्रतिमान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये भी बहुत अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। तो आपका 11 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है जिस पुरुष में नाड़ित्व नहीं। क्या अगला प्रश्न? जिस पुरुष में नाड़ित्व नहीं, अपूर्ण है, यानी कि पूरा नहीं है, तो यह उक्ति शीर्षक पाठ से है। तो सभी दोस्त अच्छे से याद रखिए, यह अर्धनाड़ी स्वर से है। किससे? किस पाठ से है? अर्धनाड़ी स्वर। और अगर पूछ लिया जाए कि अर्धनाड़ी स्वर किनकी रचना है, तो अच्छे से याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी के। अर्धनाड़ी स्वर किनकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की यह रचना है। तो आपका 12 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है कि छात्रों के रहने का स्थान के लिए एक शब्द क्या है? ये आपका पर्यायवाची अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछ रहा है कि छात्रों के रहने का स्थान के लिए क्या है? तो सभी दोस्त अच्छे से याद रखिएगा, छात्रावास। क्या? छात्रावास। तो आपका 13 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है भला बुरा शब्द कौन सा समास है? आप लोगों को इससे पहले भी बता चुके हैं कि अगर पेयर में वर्ड आए और दोनों अपोजिट वर्ड रहे, कौन सा वर्ड? दोनों अपोजिट वर्ड, यानी एक दूसरे के विपरीत शब्द आए और वो भी युग में यानी पेयर में आए, तो सभी दोस्त अच्छे से याद रखेगा, वो समास द्वंद्व समास कहलाएगा। कौन सा समास कहलाएगा? द्वंद्व समास। तो आपका 14 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है यथार्थ शक्ति शब्द कौन सा समास है? यथार्थ शक्ति शब्द कौन सा समास है? तो सभी दोस्त अच्छे से याद रखिएगा, जिस समास के पहले यथा शक्ति क्या कहते हैं, यथा बे भर प्रति लगा रहे, क्या सब लगा रहे? यथा बे भर प्रति लगा रहे हैं, तो वो समास अव्ययी भाव समास कहलाएगा। कौन सा समास कहलाएगा? अव्ययी भाव। तो अव्ययी भाव समास कौन सा समास कहलाएगा? जिस समास के पहले यथा बे भर प्रति लगाए, तो वो समास कौन सा समास कहलाएगा? अव्ययी भाव समास कहलाएगा। तो अच्छे से ये याद रखिएगा। तो आपका 15 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है कि राजदूत शब्द कौन समास है? राजदूत शब्द कौन समास है? तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा अच्छे से, राजदूत शब्द जो है वो तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। तो राजदूत का मतलब क्या? राजा का दूत। इसका मतलब क्या? राजा का दूत। जैसे अगर पूछ लिया जाए राजकुमार, तो राज की बेटा को क्या कहते हैं? राजकुमार। राजकन्या, राजा की कन्या क्या कहते हैं? राजकन्या। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा, यानी की वाला जो आएगा वो कौन सा आएगा? तत्पुरुष होगा। तो आपका 16 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है
कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। क्या अगला प्रश्न, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। तो अच्छे से याद रखिएगा, इनमें से शुद्ध शब्द जो है वो प्रशंसा है। क्या है, प्रशंसा। तो आपका 17 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है कि कृपा शब्द का विलोम क्या है। कृपा शब्द का विलोम क्या है। तो सभी साथी अच्छे से याद रखिए, कृपा शब्द का विलोम क्या होता है, कोप होता है। क्या होता है, कोप होता है। तो आपका 18 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है कि हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हिंदी में लिंग कितने प्रकार होते हैं। सभी साथी अच्छे से याद रखिएगा, हिंदी में लिंग के प्रकार 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने, 2 होते हैं। तो आपका 19 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है कि सुकर्म शब्द में उपसर्ग क्या है। सुकर्म शब्द में उपसर्ग क्या है। तो सभी साथी अच्छे से याद रखिएगा, उपसर्ग उनको कहते हैं जो किसी शब्द के पूर्व में लगता है, किसी शब्द के पूर्व में लगता है। और प्रत्यय वो शब्द कहलाता है जो किसी शब्द के अंतिम में लगता है। तो सुकर्म के पूर्व में कौन सा शब्द है, सु है। कौन सा शब्द है, सु है। तो यही आपका उपसर्ग हो जाएगा। तो 20 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ए सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है कि विशेष शब्द में उपसर्ग क्या है। अगला प्रश्न क्या है, विशेष शब्द में उपसर्ग क्या है। तो सभी दोस्त अच्छे से याद रखिएगा, विशेष शब्द में जो उपसर्ग है वो क्या है, वी है। क्या है, वी है। तो आपका 21 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। कौन सा, सी। और आपका अगला प्रश्न है चीनी शब्द कौन संज्ञा है। चीनी शब्द कौन संज्ञा है। तो सभी दोस्त याद रखिएगा, दुनिया भर का जितना भी चीज वस्तु नापने तोलने वाला, कौन सा, नापने तोलने वाला, जिनको गिनते नहीं है, क्या करते हैं, नाप तोल करके कुछ भी करते हैं, तो वो सभी संज्ञा कौन सा संज्ञा कहलाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। कौन सा संज्ञा कहलाएगा दोस्त, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। तो आपका चीनी कौन सा संज्ञा हो जाएगा, द्रव्यवाचक। तो आपका 22 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। अगला प्रश्न क्या, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो सभी दोस्त अच्छे से याद रखिएगा, संज्ञा के जो है वो 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। तो आपका 23 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा। अगला प्रश्न क्या है, बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा है। तो सभी दोस्त अच्छे से याद रखिएगा, बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा है। तो आपका 24 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है कि माता पिता शब्द कौन समास है। अगला प्रश्न क्या है, माता पिता कौन समास है। इससे 2 बार भी पहले हम बता चुके हैं, जब भी पेयर में 2 वर्ड आए वो भी एक दूसरे का अपोजिट, तो वो कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास साथियों, द्वंद्व समास। तो याद रखिएगा कौन सा समास, द्वंद्व समास। तो आपका 25 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है कि हेनरी लोपेज, कौन, हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था। हेनरी लोपेज है, इनका जन्म कब हुआ था। तो सभी साथी अच्छे से याद रखिएगा, हेनरी लोपेज का जन्म सन 1937 में हुआ था। कब हुआ था, सन 1937 में। तो आपका 26 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है कि कलर की मौत के लेखक कौन है। कलर की मौत के लेखक कौन है। तो ये भी याद रखिएगा कौन है, इनके लेखक कौन है, अंतोन चेखव। कौन है, अंतोन चेखव। किनके, कलर की मौत के लेखक। तो आपका 27 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है संशयात्मा क्या है। अगला प्रश्न क्या है, संशयात्मा क्या है। तो सभी साथी अच्छे से याद रखिएगा, संशयात्मा जो है एक कविता संग्रह। क्या है दोस्त, कविता संग्रह। तो आपका 28 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था। तो ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था। तो सभी दोस्त अच्छे से याद रखिएगा, ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो 2006 में मिला था। कब मिला था, 2006 में, या दिया गया था कब, 2006 में। किनको, ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार। और ये भी याद रखिएगा, साहित्य ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2006 में संशयात्मा के लिए दिया गया था। किनके लिए, संशयात्मा के लिए। किनके लिए दोस्त, संशयात्मा के लिए। तो आपका 29 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
और आपका अगला प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी की रचना निम्न में से कौन है। अगला प्रश्न क्या है दोस्त, अशोक वाजपेयी की रचना निम्न में से कौन है। तो सभी साथी अच्छे से याद रखिएगा, अशोक वाजपेयी की जो रचना इनमें से समय के पास समय है। कौन है दोस्त, समय के पास समय। अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 16 जनवरी 1941 में। कब हुआ था दोस्त, अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 में दुर्ग मध्य प्रदेश में। कब, 16 जनवरी 1941 में। कहाँ, दुर्ग मध्य प्रदेश में। अगर इनकी निधन पूछ लिया जाए तो ये भी अच्छे से याद रखिएगा 16 अगस्त 2015 में। कब हुआ था, 16 अगस्त 2015 में। तो आपका 30 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी का जन्म स्थान कहाँ है। अभी अभी तुरंत बताए आप लोगों को अशोक वाजपेयी का जन्म स्थान कहाँ है, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। कहाँ है दोस्त, छत्तीसगढ़ में। कहाँ, छत्तीसगढ़ में। कहाँ, छत्तीसगढ़ में। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 16 जनवरी 1941 में। कब, 16 जनवरी 1941 में। ठीक है, तो आपका 31 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है कि नौकर की कमीज। क्या अगला प्रश्न, नौकर की कमीज उपन्यास के लेखक कौन है। नौकर की कमीज उपन्यास के लेखक कौन है, तो आप लोग सही अच्छे से याद रखिएगा, ये विनोद कुमार शुक्ल जी का है। किनकी है, विनोद कुमार शुक्ल जी की। अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1937 को। 1 जनवरी 1937 को। अगर इनके निधन की बात करें तो इनका निधन अभी तक नहीं हुआ है। किनका निधन, विनोद कुमार शुक्ल जी का निधन। तो आपका 32 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है कि द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है, तो आप लोग अच्छे से याद रखें, ये जो है जय कृष्ण मूर्ति जी की है। किनकी, जय कृष्ण मूर्ति जी की। कौन सा, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किनकी रचना, जय कृष्ण मूर्ति जी की रचना। अगर पूछ लिया जाए कि आप लोगों से कि जय कृष्ण मूर्ति जी की जन्म कब हुए, तो याद रखिएगा 12 मई 1895 में। 12 मई 1895 में आंध्र प्रदेश में हुआ। कब, 12 मई 1895 में आंध्र प्रदेश में। और अगर निधन की बात करें तो इनका निधन यूएसए में हुआ था। कहाँ, यूएसए में, यानी अमेरिका में। किनका, जय कृष्ण मूर्ति जी का। ये भी अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 33 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए, और आपका अगला प्रश्न है कि तिरिच कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है। यानी तिरिच जो कहानी है, इनकी केंद्रीय घटना जो है, इनका संबंध किससे है। तो आप लोग याद रखिए कि इनका संबंध कहानीकार के पिताजी से है। किन से, कहानीकार के पिताजी से। और तिरिच के कहानीकार कौन है, उदय प्रकाश जी है। कौन है, उदय प्रकाश जी। अगर पूछ लिया जाए कि उदय प्रकाश जी का पिता का क्या नाम है, तो ये भी याद रखिएगा अच्छे से कि रामचंद्र प्रकाश है। क्या है नाम, रामचंद्र प्रकाश। तो आपका 34 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि तिरिच कहानी किस प्रकार की रचना है। कौन सा, तिरिच कहानी। कौन सा कहानी, तिरिच कहानी किस प्रकार की रचना है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तिरिच कहानी जो है जादुई यथार्थवादी है। क्या है, जादुई यथार्थवादी। तो आपका 35 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है जूठन पाठ में स्कूल के हेड मास्टर का क्या नाम था। जूठन जो पाठ है उनमें हेड मास्टर का क्या नाम था, कलीराम था। क्या नाम था, कलीराम। क्या नाम था दोस्त, कलीराम। अगर पूछ लिया जूठन के रचनाकार कौन है, तो ये भी अच्छे से याद रखिएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। जूठन के रचनाकार कौन है दोस्त, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। तो आपका 36 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है सन 1995 में, कब, 1995 में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ था। तो ये भी अच्छे से याद रखिएगा, 1995 में जो है परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ। तो आप ये लोग याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। किनको दोस्त, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। तो आपका 37 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे। आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे, तो ये भी बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा कौन थे, तो नामवर सिंह थे। कौन थे दोस्त, नामवर सिंह। तो आपका 38 नंबर का सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के साम्यवादी कवि किसे माना जाता है। हिंदी साहित्य के साम्यवादी कवि किसे माना जाता है, ये भी अच्छे से याद रखिएगा। किन्हें माना जाता है, तुलसीदास जी को माना जाता है। किनको दोस्त, तुलसीदास जी को। तो आपका 39 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आपका 40 नंबर का प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट ने लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना कब की थी। अगला प्रश्न क्या है दोस्त, बालकृष्ण भट्ट ने लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना कब की। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, यह 1886 में क्या था। कब क्या था दोस्त, 1886 में। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतवर्ष के लेखक कौन है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्त, भारतवर्ष के लेखक कौन है। तो अच्छे से याद रखिएगा, भारतवर्ष के जो लेखक है वो चंद्र शर्मा गुलेरी जी है। कौन है दोस्त, चंद्र शर्मा गुलेरी जी। अगर इनका जन्म पूछ लिया जाए तो जन्म क्या बताना है दोस्त, 7 जुलाई 1883 में, 7 जुलाई 1883 में। यानी चंद्र शर्मा गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था, 7 जुलाई 1883 में। अगर पूछ लिया जाए इनका जन्म स्थान तो ये भी बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा, जयपुर राजस्थान में हुआ था। चंद्र शर्मा गुलेरी जी का जन्म स्थान कहाँ, जयपुर राजस्थान में। अगर चंद्र शर्मा गुलेरी जी के निधन की बात करें तो इनके निधन 12 सितंबर 1922 को हुआ था। कब हुआ था दोस्त, 12 सितंबर 1922 को काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश में। तो चंद्र शर्मा गुलेरी जी का निधन कब हुआ, 12 सितंबर 1922 ईस्वी, कहाँ, काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ये भी बहुत ही अच्छे से याद करते चलिएगा। तो आपका 41 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी। क्या है अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, 1998 में दिया गया था। कब दोस्त, 1998 में। तो आपका 42 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्त, राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। ये भी बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी को। किनको जाना जाता है, रामधारी सिंह दिनकर जी को। तो आपका 43 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्त, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है। तो ये भी बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा, जगदीश ये सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन आगिया जी है। कौन है, सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन आगिया जी है। तो आपका 44 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आपका 45 नंबर का प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है। सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है। तो ये भी बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा, कौन है दोस्तों, मुकुल है। कौन है, मुकुल है। किनका, सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह यानी मुकुल। तो आपका 45 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति है। जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति है, क्या है दोस्त, ये भी बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा, ध्रुव स्वामिनी है। क्या है दोस्त, ध्रुव स्वामिनी। तो आपका 46 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आपका 47 नंबर का प्रश्न है कि अष्टयाम के लेखक कौन है। 47 नंबर का प्रश्न क्या है दोस्त, अष्टयाम के लेखक कौन है। तो ये भी बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा, अष्टयाम के जो लेखक ये नाभादास जी है। कौन है दोस्त, नाभादास जी। तो आपका 47 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि तुलसीदास का निधन कब हुआ। तुलसीदास का निधन कब हुआ। तो ये भी बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा आप लोग, यानी तुलसीदास जी का जो निधन है वह 1623 ईस्वी में हुआ था, 1623 ईस्वी में। अगर डेट की याद रखिए वो भी याद रखिएगा, 13 जुलाई को। कब दोस्त, 13 जुलाई को। यानी तुलसीदास का निधन कब हुआ, 30 जुलाई 1623 में। कब दोस्त, तुलसीदास का निधन 30 जुलाई 1623 में। यानी तुलसीदास का निधन अगर पूछे तो बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा, 30 जुलाई 1623 में। तो आपका 48 नंबर का सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पद्मावती के लेखक कौन है। क्या नेक्स्ट प्रश्न, पद्मावती के लेखक कौन है। तो सभी दोस्त अच्छे से याद रखिएगा, पद्मावती के जो लेखक है वो बालकृष्ण भट्ट जी है। कौन है दोस्त, बालकृष्ण भट्ट जी है। कौन है, बालकृष्ण भट्ट। तो आपका 49 नंबर का सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
और इस क्लास का अंतिम प्रश्न है कि जगदीश का संधि विच्छेद है। क्या है नेक्स्ट अंतिम प्रश्न इस क्लास का कि जगदीश का संधि विच्छेद है। तो ये भी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछ चुके हैं। तो सभी दोस्त बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा कि जगदीश जी का क्या कहते हैं, जगदीश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, जगत जोड़ इस। क्या हो जाएगा, जगत जोड़ इस। तो आपका अंतिम प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, जगत जोड़ इस, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर आप सभी हमारे होनहार छात्रों को यह क्लास बहुत ही अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।